Hello everybody, my dear students. My name is Apar Rastogi and I am going to teach you science today. ये आरंभ बैच मैंने स्टार्ट किया है, क्यों किया तो जस्ट 2 मिनट में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो, मैंने खुद फील किया कि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेटर्स वन शॉट पढ़ा रहे हैं और आप लोग ये बात जानते हो, लेकिन सारे के सारे लोग ना सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको ज्ञान देने में लगे पड़े हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि आप लोगों पर ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि जो ज्ञान वो दे रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोग सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। कोई ये नहीं देख रहा है कि आपको आंसर कॉपी लिखनी है। तो वो जो ज्ञान वो लोग दे रहे हैं ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन सीख पा रहे हो कि नहीं, उसको आपको आंसर में कन्वर्ट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ के उस 30 मिनट के ज्ञान से अप्रोच क्वेश्चन में बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, ये कोई नहीं ध्यान दे रहा है। तो दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो भाई मैंने आरंभ बैच स्टार्ट किया है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग एन एडिटिव इफेक्ट। वो लोग आधा काम कर रहे हैं, मुझे लगा वो लोग सबके सब लोग मिलके सारे एजुकेटर्स बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। शत शत नमन हूँ सबके चरणों में, मैं छोटा सा अज्ञानी हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके केवल एक कदम आगे का काम मैंने करने मुझे लगा कि ज़रूरत है, करना चाहिए। तो भाई आप लोग उन एजुकेटर से जो भी आप वन शॉट पढ़ रहे हो, पढ़ो, बहुत बढ़िया काम है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, चैप्टर्स को अच्छे से सीखो। फिर जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे ना और जब आपसे ना हो तो आ जाना हमारे पास, वो काम हम करा रहे हैं। तो उन्होंने 50% काम कर दिया और रिमेनिंग 50% हम कराने वाले हैं इस आरंभ बैच के अंदर। हम आपको क्वेश्चंस करना सिखाएंगे, अप्रोच लगानी सिखाएंगे, जो बेसिक नॉलेज आप दिमाग में लेकर बैठे हो उसको यूज करना सिखाएंगे, आंसर्स को फ्रेम करना सिखाएंगे, वो सब हम करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आओ अब स्टार्ट करते हैं। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। बाकी मेरे बारे में जानने की ज़रूरत ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोगों को, मेरा काम मेरे बारे में बता देगा आपको। तो आइए, मेरा क्या काम है, मैं अपने काम का प्रदर्शन करूँ और आप लोग बाकी खुद सब जान जाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं जानता हूँ ये वाइट ब्लैक बोर्ड आपको आज के ज़माने में बहुत अटपटा लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट आवर फर्स्ट ट्राई, एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया है हमने। आप लोग सपोर्ट करो, इसे रिप्लेस कर देंगे हम, इसको डिजिटल बोर्ड से रिप्लेस कर देंगे। फिर आप लोग जब क्लास 11th में आओगे तो आपको मज़ा आएगा डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने पे और हमें पढ़ाने में। तो सपोर्ट चाहिए भाई, सपोर्ट आप सब लोग करना माय डियर स्टूडेंट्स, और मज़ा आएगा। फिर आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अभी रात का 1:30 बज रहा है और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे 10 फरवरी को ये डालना था और अभी 1:30 बज रहा है तो 11 फरवरी लग चुकी है। तो लाइव स्ट्रीम करना था मुझे 10 तारीख को, नहीं कर पाया किसी वजह से, तो वो वाला लेक्चर तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 11 तारीख को मैं पोस्ट करूंगा, तो आप इसको 11 तारीख को देखोगे और 11 की शाम को फिर हम नया लाइव स्ट्रीम करेंगे इससे आगे का। तो आइए इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और मैं कुछ 27 क्वेश्चंस ऐसे भयंकर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जिसमें सारे बच्चे अटकते हैं। और वो 27 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर की जान है। अगर आपने वो सीख लिए, अगर आपने वो 27 चैप्टर सीख लिए, चैप्टर नहीं 27 क्वेश्चन सीख लिए, तो भाई आप इस चैप्टर से आने वाले छोटे मोटे सवाल इर्द गिर्द वाले वो वैसे ही कर लोगे उन क्वेश्चंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है, ताकि जल्दी लिख पाए। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि आप लोग वन शॉट कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो। यहाँ पे मेन फोकस रहेगा हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो आओ देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैं कुछ टोटल 27 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये 27 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं ये है कौन सी किताब से, नाम है उसका NCERT एग्जाम्पलर बुक। इसके अलावा और भी कुछ सोर्सेज हैं,
वो छोड़ो, सोर्सेज के नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम मैंने खोल लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक है और कोई बहुत छिपाने वाली बात इसमें नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये वो किताब है भाई जहां से 70 से 80% पेपर आपका बन जाता है। तो अगर आप इन 27 क्वेश्चन को कर लोगे तो आपसे इस चैप्टर से आने वाले और सारे ही सवाल बन जाएंगे, बिकॉज दीज 27 क्वेश्चंस आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हाट आई फाउंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। चलो, तो भाई यहां देखो, सबसे पहले उन क्वेश्चंस में से मैं जो छांट के लाया हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहां से चैप्टर स्टार्ट है एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन सारे फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा इस रिएक्शन के लिए ठीक है। तो आओ ये चारों स्टेटमेंट देखते हैं। हम बोल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वाटर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आओ जरा मैं कुछ छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड के बारे में। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स कॉपर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर से ऑक्सीजन निकल के भाग जाए, ऑक्सीजन निकल के भाग गई और ये कॉपर ऑक्साइड जो था अकेला कॉपर में बदल गया। ये ऑक्सीजन के निकल के भागने को हम कहते हैं रिडक्शन, ऑक्सीजन का नुकसान ना रिडक्शन कहते हैं। और ये जो भागी हुई ऑक्सीजन है ये कहीं और नहीं भागी होगी, बराबर में बैठे हुए हाइड्रोजन के साथ ही भागी होगी और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर इसने बना लिया वाटर। क्या आप ये देख पा रहे हो वाटर की फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन पहले बिना ऑक्सीजन के था, अभी इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना और जुड़कर वाटर बना लेना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ओके। साथ में एक तो चीज होती है ये ऑक्सीडेशन, एक आपने ये भी पढ़ा होगा, सारे टीचर्स ने आपको सिखाया होगा कि ऑक्सीडेशन को लेकिन दो तरह से सीखा जा सकता है। एक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीडेशन का एक मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। इसी प्रकार से रिडक्शन को भी दो तरह से सीखा जा सकता है। उल्टा कर दो, वहां ऑक्सीजन जुड़ने पर ऑक्सीडेशन था तो यहां ऑक्सीजन के निकलने पे रिडक्शन हो जाएगा। वहां हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीडेशन हो रहा था तो यहां पे हाइड्रोजन के जुड़ने से रिडक्शन हो जाएगा। जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। क्लियर है बात? ठीक, चलो ये चीजें तो आपको वन शॉट में सबने सिखाई होगी, इनको मैं हटा देता हूं, इनको याद नहीं रखना है। याद तो मतलब रखना है, बट यहां पे हम क्या सीखने वो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप समझ गए। अभी दो नए टर्म्स आते हैं, एक है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो संसार में, दुनिया में एक चीज चलती है, जिस व्यक्ति के खुद का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी दूसरे का फायदा करा रहा है, इसीलिए खुद का नुकसान हो रहा है उसका। और जो व्यक्ति का फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है दुनिया में, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को चोट दे रहा है भाई। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां देखो, यहीं से हमने एजेंट्स की कहानी सुन ली। जो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का नुकसान कराने वाला है, वो होगा जिसके खुद का कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होगा। या ये कह लो, जो ऑक्सीडेशन वाला है, जो फायदे वाला व्यक्ति है, जिसका फायदा हो रहा है जीवन में, वो कहीं ना कहीं दूसरे को चोट दे रहा है।
या ऐसे समझ लो कि जिसका जिसका बार बार जीवन में नुकसान हो रहा है, जो रिडक्शन वाला है, उसका नुकसान ही इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दूसरे की भलाई बहुत सोचता है भाई, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने वाला एजेंट कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जिसका हो रहा है खुद का ऑक्सीडेशन, देखो वो एजेंट कैसा हो जाएगा? दूसरे को नुकसान देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। ट्रिक ये है कि जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खोजना हो और आपके पास ऐसी एक रिएक्शन लिखी हो जिसमें 1 2 3 4 चीजें हों, तो एरो से लेफ्ट साइड ही हमेशा चेक करें। राइट साइड का कभी भी कुछ लेना देना नहीं होता। ये एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ये आपको रिएक्टेंट्स में ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? केवल रिएक्टेंट साइड में मिलते हैं। और रिएक्टेंट में से आप किसी एक को पहचान लो तो बचा हुआ दूसरी चीज होगा। ये ट्रिक है हमारी। किसी एक को यदि आपने पहचान लिया तो बचा हुआ दूसरी चीज होगा। देख सकते हो। और रिएक्शन पे चलते हैं। रिएक्शन पे चलते हैं, देखते हैं जरा रिएक्शन, यही समझते हैं। देखो, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो, पहले ऑक्सीजन है कहीं? नहीं है। वाटर के पास ऑक्सीजन है? बिल्कुल है भाई। आयरन बदल के कहां गया? ये आ गया। क्या आयरन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई? हाँ, जुड़ गई। ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो खुद एजेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर एक चीज पहचान ली मैंने रिएक्टेंट्स में, लेफ्ट साइड चेक करो, अगर मैंने एक चीज पहचान ली है तो भाई बची हुई दूसरी चीज कौन होगी? बची हुई दूसरी चीज होगी रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि दूसरों की भलाई कराने वाला व्यक्ति है, उसका खुद का हो रहा होगा नुकसान, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा और रिडक्शन होने के कारण ये समाज में रिड्यूस्ड कहलाएगा। आओ अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, ठीक बात है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर रिड्यूस हो रहा है, सही बात है भाई। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं नहीं नहीं, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भाई चौथी बात ठीक है और दूसरी बात ठीक है और बस दूसरी और चौथी बात ठीक है। दूसरी चौथी का ऑप्शन कहां है? डी। इस प्रकार से आपको सवाल करना है। इसका आंसर मिल गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दूसरे पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए खोजा हुआ है वो है 5वां सवाल। सवाल पहले पढ़ेंगे फिर बोर्ड पे देखेंगे क्या है क्वेश्चन। 3 बीकर हैं। देखो देखो मेरी बात सुनो। मेरी एक थोड़ी अलग आदत है। क्या? मैं सवाल को आंखों से इंग्लिश में देखता हूं बट तुरंत मुंह से हिंदी में बोलता हूं। आप लोग अंग्रेजी पे आंखें गड़ाएं, कान से हिंदी समझें। 3 बीकर हैं, तीनों पे नाम लिखे हुए हैं ABC, ठीक है? तीनों पे नाम लिखे हैं ABC। तीनों के अंदर 25-25 ml पानी भरा हुआ है। फिर थोड़ा सा NaOH लिया गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया गया और NaCl तीनों के अंदर अलग 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 ABC में डाल दिया गया। ओके, पाया गया कि टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ A बीकर वाले सॉल्यूशन के और B वाले के, जबकि C वाले बीकर में टेम्परेचर घट गया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस पूरी थ्योरी के हिसाब से ठीक है? चेक करो आप 1 2 3 4 को।
तो टेम्परेचर 2 बीकर्स में बढ़ रहा है और एक में, तीसरे वाले में घट रहा है। तो आइए जरा जल्दी से सामने देखते हैं। ABC तीनों के अंदर 25-25 ml पानी लिखा हुआ है, एक में NaOH डाला, CuSO4 और NaCl डाला। चलो लेट्स लुक एट हियर ओवर द बोर्ड। ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हटा देते हैं। मैं आप लोगों का कष्ट समझ पा रहा हूं कि इस बोर्ड पे थोड़ी आवाज हो रही है, तो भाई सपोर्ट करो, जितनी जल्दी सपोर्ट करोगे ना ये रिप्लेस हो जाएगा, फिर मस्त आपको यहाँ सब डिजिटल दिखाएंगे हम। लेकिन मेरी आदत है जल्दी जल्दी लिखकर ऐसे बोल बोल के समझाने की। आओ जरा सामने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डालते हैं। क्या है क्वेश्चन का नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 टेस्ट ट्यूब ले लो या बीकर ले लो, कुछ भी ले लो आप। तीनों के अंदर हमने सबसे पहले वाटर डाला 25-25 ml, फिर तीनों के अंदर हमने अलग अलग चीजें डाली। एक में हमने NaCl डाला था, C वाले में। A वाले के अंदर हमने क्या डाला था, NaOH डाला था, और इस वाले के अंदर हमने CuSO4 डाला था, कॉपर सल्फेट डाला था। बोलता है कि इसके अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया, इस वाले के अंदर भी राइज कर गया और इस वाले में घट गया। तो टेम्परेचर राइज के आधार पे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ रखा है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडो स्टैंड्स फॉर एंट्री, तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट की एंट्री हो जाए उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, या जिसके अंदर हीट यूटिलाइज हो जाए, वो एंडोथर्मिक। एक्स स्टैंड फॉर एग्जिट ऑफ हीट ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट्स के साथ जिस रिएक्शन में हीट की एग्जिट होती नजर आए उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट बाहर निकलेगी तो जिस बर्तन में रिएक्शन हो रही होगी वो गर्म नहीं हो जाएगा। याद करो एक्टिविटी 1.3 इसी चैप्टर की। उस एक्टिविटी के अंदर कोनिकल फ्लास्क लिया था, उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला था और बाहर से फिर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले थे। अचानक से एक गैस निकली थी जो पॉप साउंड करके जल रही थी, उसका नाम था हाइड्रोजन। और इसको जब टच किया था तो टच करने पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जहां जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उन दोनों के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आओ आंसर देख लेते हैं जरा कि क्या है आंसर इसका। तो हमको देखने को ये समझ में आ रहा है कि इन द बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये बात ठीक लिखी है इन्होंने, एकदम नाइस। A और B के अंदर एंडोथर्मिक है, गलत बात है। C के अंदर एक्सोथर्मिक हुआ नहीं, C के अंदर क्या हो रहा है, घट रहा था। नहीं भाई, बीकर C के अंदर एंडोथर्मिक, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर करेक्ट। वेयर इज द ऑप्शन, C ऑप्शन। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहां है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? हियर इट इज, क्वेश्चन नंबर 9। और जरा बात करते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश में देखेंगे। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड बहुत खतरनाक तरह से रिएक्ट करता है पानी के साथ। तो सॉलिड, इस क्वेश्चन को तो चलो देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन है क्या। पानी के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में हीट निकलती है, लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम स्लैकिंग ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है अपना सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसको लाइम वाटर कहते हैं।
इनमें से कौन सी बात ट्रू है अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड? जो सॉल्यूशन बना उसके लिए और स्लैकिंग ऑफ लाइम के लिए कौन सी बात ट्रू है? तो जरा पढ़ के देखते हैं एक बार, क्या पता ऐसे ही बात आ जाए सामने। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हमने पढ़ा, देखो भाई यहां सामने देखो, सभी लोग सामने देख लो। अभी हमने पढ़ा हीट का निकलना यानी कि बर्तन का टेम्परेचर बढ़ जाना, तो हीट का निकलना एक्सोथर्मिक होती है। बात तो ठीक नहीं है, ये गलत है। ये एक एंडोथर्मिक है, नहीं। ये एक एक्सोथर्मिक बात है, सही बात है। पीएच रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोर देन 7 होगा और पीएच लेस देन 7 होगा। तो ये सेकंड चैप्टर में चले गए, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो वन शॉट पढ़ के आए हो, तो आओ सामने देखो। देखो मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। पीएच की बात हो रही है, तो आप लोग एसिड बेस सॉल्ट के अंदर हम सभी ये बात जानते हैं कि एसिड जो होते हैं ये वो होते हैं जिनका पीएच लेस देन 7 होता है, और बेस वो होते हैं जिनके पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, हाँ या ना? और जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। ये बात तो हम जानते हैं। तो सवाल बोल रहा था कि बनने वाला जो सॉल्यूशन है, बनने वाला सॉल्यूशन क्या है, जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वो बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं, इस प्रोसेस को स्लैकिंग कहते हैं, और बनने वाली चीज क्या बनती है? लाइम वाटर। और वो बनने वाली चीज होती क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है ये। ए और बी ने मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट सी को जन्म दिया, और साथ में इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये साथ में एक्सोथर्मिक भी बन गया। पूरा नाम लिखें इसका, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से सुनो मेरे भाई, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो कोई शक है? ये लाइम वाटर है। क्लियर है बात? CaOH का होल ट्वाइस बन रहा था क्वेश्चन में, तो वो बोल रहा है कि इस प्रोसेस के बारे में बताइए। प्रोसेस के बारे में हमने जाना कि इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट रिलीज आउट होगी, और उस बनने वाली चीज की नेचर के बारे में बताइए। CaOH, आपको पता है बेस वो होते हैं जो पानी में घुलने पर अपने OH को रिलीज कर देते हैं, है ना? तो यहां OH की प्रेजेंस हमको बता रही है इट्स अ बेस, और बेस का होता है पीएच मोर देन 7। सवाल सॉल्व हो गया। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बन गया आंसर। एंडोथर्मिक तो नहीं है, एक्सोथर्मिक है, ये तो क्लियर हो गई थी बात। इधर देखो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, pH of the resulting solution will be more than 7. Yes, because resulting solution is what? Base. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, और बेस का pH ऑलवेज मोर देन 7। चलो आंसर हो गया ये वाला नहीं, सेकंड एंड थर्ड। वेयर इज सेकंड एंड थर्ड? बी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात हो रही है। बोल रहे हैं कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सही बात है, हम मानते हैं इस बात को। मोल रेशो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस का इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना होता है? तो यहां पर जरा हम रिएक्शन लिख लेते हैं, सुनो मेरी बात, यही कर लेते हैं इसको। जब वाटर ब्रेक करता है ना, तो अपनी गैसेस को बना लेता है। वाटर टूटने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को पैदा करता है, ये खुद लिक्विड में होता था, ठीक है ना? इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करें तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन हमको 2 दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड 1 दिख रहा है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैं लेफ्ट साइड 2 लगा दूंगा वाटर के आगे, और जब मैंने वाटर के आगे 2 लगा दिया तो मेरे पास हाइड्रोजन 4 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए मैं हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दूंगा, और ऐसे में मैंने क्या देखा कि 2 मोल वाटर
9th क्लास का यदि मोल कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं. आइदर यू कैन रीड इट इन दी फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं बोल के बताने वाला हूं आपको. हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 molecules of water are giving us 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen. या 2 molecule की जगह हम इसको 2 mole भी पढ़ सकते हैं. 2 moles of water are giving us 2 moles of hydrogen gas and 1 mole of oxygen gas. तो मोलर रेशो यहां से हमको समझ में आ रहा है भाई कि मोल रेशो हमेशा क्या होता है, 2:1. यहां पे हाइड्रोजन गैस के 2 मोल और 1 मोल. ओके, आप बोलोगे सर ये तो दो मोल्स के हिसाब से बता रहे हो आप, 1 मोल के हिसाब से बताओ. 1 मोल के हिसाब से करने के लिए इसी रिएक्शन को आधा 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 करके लिख दो. अगर 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल से 2 मोल हाइड्रोजन प्राप्त हो रही होगी तो 1 मोल से 1 मोल. अगर 2 मोल से उसका आधा, 2 मोल से उसका आधा यानी कि 1 मोल प्राप्त हो रहा था तो 1 मोल से उसका आधा मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगा. बोलो कोई दिक्कत है इस बात में? क्या इस बात में कोई दिक्कत है भाई? नहीं होनी चाहिए आप लोगों को. अगेन यहां पर अगर मोलर रेशो निकालोगे आप तो ऑक्सीजन के मोल कितने भी हों उससे मतलब, लेट सपोज देम एज 1, तो हाइड्रोजन का उससे हमेशा दुगना ही तो आ रहा है, 2 गुना ही तो आ रहा है. एग्जैक्टली. मैथमेटिकली भी देख लो, 1 और 0.5 का अगर रेशो निकालोगे इट विल कम आउट व्हाट. अब ये ऐसे तो लिखा जा नहीं सकता, तो इसको पहले मल्टीप्लाई पूरे को 2 से करोगे, इट विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 2. यस और नो? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहीं पर खत्म कर लिया. इसको खत्म करते हैं, ये वाली बात हटा देते हैं, ये कंफ्यूज करेगी फिर आपको. यार टारगेट इज दिस कि मेरे को खत्म करना था ये 1 घंटे के अंदर 27 क्वेश्चन, बट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लंबा जा रहा है और ये बोर भी करेगा आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलूँगा. अब चीज़ों को कम एक्सप्लेन करूँगा, सीधे टू द पॉइंट सॉल्यूशन बताऊँगा आपको और आगे बढ़ूँगा. आपने 1 शॉट तो पढ़ ही रखा है, आपको बेसिक नॉलेज तो है ही, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. ज़रा देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सेलेक्ट किया था आप लोगों के लिए. बोल रहा है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है जिसमें एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है. मैं एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को लिख दूंगा पोटेशियम आयोडाइड एक्वस है, और लेड नाइट्रेट के साथ हो रही है. तो PbNO3 की -1 होती है वैलेंसी और Pb की होती है +2, तो इसका +2 नीचे आ जाएगा, इसका -1 यहां आ जाएगा. फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है PbI2, और while performing the activity if lead nitrate is not available, अगर lead nitrate available ना हो, which of the following can be used in place of lead nitrate, इसकी जगह पे कौन सा यूज किया जा सकता है. ओके, तो भी मेरी बात सुनो भाई, हमको इस रिएक्शन में बेसिकली ये येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त करना है. समझ में आ रही बात? और जरा थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे, हम बोर्ड पे देखते हैं. इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाएगा. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड लेड की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है. क्रिस क्रॉस 9th क्लास में सीखा होगा, जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार. और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखते हो ABCD मिलकर CBAD और CD बना लेते हैं. हाँ या ना? वही होने वाला है. एक्सचेंज ऑफ आइंस हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइंस होने वाला है. इसका प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा. जुड़ गया
KNO3। और अगर आपको मैं बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं, याद हो आपको, तो ये कुछ और नहीं है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी चैप्टर 1 एक्टिविटी 1.2 है, जिसके अंदर चेंज इन कलर को समझाया गया था। ये दोनों कलरलेस थे, एक्वस सॉल्यूशन थे ये, और जब इनको मिलाया था तो आपको येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जो घुले ना, इनसॉल्युबल हो, वो प्राप्त हुआ था, और जो ना घुले वो सॉलिड स्टेट में होगा। यस और नो? भाई मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप इधर उधर ध्यान दोगे ना चीजें छूट जाएंगी। बहुत ध्यान से सुनना और आंखें गड़ा के रखना एकदम बोर्ड के ऊपर। तो आपको समझ में आ रही है? पूरा डाइसेक्शन करूंगा मैं चैप्टर का, पूरा डाइसेक्शन, एक एक बात बता दूंगा। इस रिएक्शन से जो बातें होंगी ना, वो आप सबको, आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। जब सारी बातें पता लग जाएंगी ना, तो इस रिएक्शन से जुड़ा जो सवाल आएगा वो आप कर लोगे। तो इधर देखना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट चाहिए था, हाँ या ना? ठीक। अभी सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है ये दो चीजें मिलाई गई, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब मिलाया गया तो आपको लेड आयोडाइड प्राप्त हुआ, लेड नाइट्रेट को मिलाया गया। अब हुआ ये सिचुएशन ये बन गई कि लैब के अंदर ये प्राप्त नहीं है और हमको बनाना तो ये है। तो अगर ये प्राप्त नहीं है और ये बनाना है तो आप क्या चीज यूज कर सकते हो? तो आप ध्यान से देखना, इस प्रोडक्ट के अंदर इससे क्या चीज आई है? क्या चीज आई है? लेड आई है, हाँ या ना? तो आप यहां पे जो दूसरी चीज ढूंढोगे वो ऐसी ढूंढोगे जिसके अंदर लेड हो। ऑप्शंस चेक करो, दो ऑप्शंस हैं जिसके अंदर लेड मिल रहा है, अभी दिखाता हूं मैं, पहले बोर्ड पे देख लो। एक ऑप्शन है लेड सल्फेट और एक ऑप्शन है लेड एसीटेट। लेड सल्फेट के आगे सवाल ने लिख दिया है कि ये इनसॉल्यूबल है पहले से ही। अगर ये पहले से ही इनसॉल्यूबल है तो फिर भाई ये एक और नया इनसॉल्यूबल चीज कैसे देगा, क्योंकि ये तो इनसॉल्यूबल था। तो आपको आंसर छांटना हो गया आसान, आंसर ढूंढना हो गया आपके लिए आसान। देखो, लेड आयोडाइड बनाने के लिए लेड वाला ही हमको कोई ना कोई रिएक्टेंट चुनना पड़ेगा, जो कि दो हैं, लेड सल्फेट जिसमें एक ऑलरेडी इनसॉल्यूबल है और एक बचा, वही आंसर है। क्या बात समझ आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं यार। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, घटिया सवाल है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताया गया, मैंने क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे ना स्टेट्स में गड़बड़ हो जाती है। तो सिंपल एज दैट, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, आपको पता है, और जब ये मिलके रिएक्ट करती हैं तो बनने वाली चीज जो होती है वो लिक्विड बनती है। कहां पे है? गैस गैस लिक्विड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते, सर वो ना ये कह रहा है एट रिएक्शन टेम्परेचर। अरे तो कहने दो भाई, कुछ चीजें तो आपको भटकाने के लिए कही जाती है ना। जीवन में भटकाव तो आते रहते हैं, भटकना नहीं होता। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया, जब दो चीजें मिलें और एक सिंगल चीज बनाए। व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू when two substances combine together to form one single product, this kind of reaction is called combination reaction. ध्यान से देखो, यहाँ पे A दिख रहा है और ये B C में टूट रहा है। This is an example of decomposition reaction. यहाँ देखो A है B है, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट C बना रहे हैं। This is an example of what, जिसको हम खोज रहे हैं, कॉम्बिनेशन। यहाँ देखो फिर से दो चीजें मिलके एक सिंगल बना रही हैं, अगेन कॉम्बिनेशन। यहां देखो, यहां क्या देखने को मिल रहा है आपको कि एक सिंगल चीज है और एक सॉल्ट है BC, ये दोनों मिल रहे हैं। अब A ने C को चुरा लिया है तुमने जो दिल को, A ने C को चुरा लिया और B बेचारा हो गया अलग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, बी गलत लिख दिया मैंने। दिस इज एन एग्जाम्पल वॉट, This is an example of displacement reaction, जिसमें एक हैंडसम वाला बदसूरत वाले को डिस्प्लेस कर देता है।
ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट. वेयर इज सेकंड एंड थर्ड? डी ऑप्शन. गॉट इट. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और आ गए हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए चुना क्योंकि बच्चों से रिएक्शंस लिखनी नहीं आती, आओ वो सिखाते हैं कैसे लिखते हैं रिएक्शंस को. तो सवाल पढ़ लेते हैं पहला. नाइट्रोजन गैस को ट्रीट किया हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इतने टेम्परेचर पे और अमोनिया गैस बन गई. आओ पहले इसकी लिखकर दिखाते हैं आपको. दोनों गैस हैं और अमोनिया भी गैस बनेगी, टेम्परेचर कैटलिस्ट दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? सामने सब लोग देखेंगे. इस आवाज के लिए बार बार आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं इतना सपोर्ट करें, इतना वीडियो फैला दें दोस्तों में कि ये रिप्लेस हो जाए. समझ रहे हो बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं जरा. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन जो कि गैस है. सवाल आया, बच्चा पूछेगा सर N2 क्यों लिखा आपने, N क्यों नहीं लिखा? तो 9th क्लास याद दिलाऊंगा कि भाई N का मतलब होता है, सिंगल N का मतलब होता है कि आप एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. N माइनस का मतलब होता है कि उस एटम में से इलेक्ट्रॉन, उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, उस पर चार्ज आ गया, और चार्ज वाली चीजों को आयन कहते हैं. ये आयन बन गया. लेकिन जब भी कोई चीज गैस के रूप में होती है तो क्या होता है? दो एटम आपस में मिलके साथ ही साथ निभाना. एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना. दो एटम आपस में मिल जाते हैं तब गैस के रूप में रहते हैं. ओके, हाँ, आपको पता है ना, एक व्यक्ति अकेला जब रहता है तो उदास रहता है. दो जब मिल जाते हैं ना भाई, तभी हवा में उड़ते हैं वो. हवा में कब उड़ते हैं? जब दो लोग होते हैं, है ना. दो दोस्तों की कहानी देख लो. बाइक पे बैठे होंगे, एक अकेला बाइक चला रहा होगा, आराम से चलाएगा धीरे धीरे धीरे. जैसे ही दो लोग हो जाएंगे, उसका दोस्त आ जाएगा, पीछे बैठ जाएगा, फिर वो कहेगा कि आज चल अब तेरे को दिखाता हूं बाइक राइडिंग किसे कहते हैं. तो गैस तब बनेगी जब दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए मैंने N2 लिख दिया. वो बोल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी गैस के रूप में है, तो इसको भी मैं H2 करके लिखूंगा. फिर ये अमोनिया बना ले रहे हैं. अब अमोनिया का फॉर्मूला मुझे याद है, आप लोग भी याद कर लो, NH3. ये भी गैस बन रही है तो G लिख दिया. कुछ कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, किसी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं. बैलेंसिंग वाले स्टेप्स थे ना, 7 स्टेप. तो उसमें 7वां स्टेप था कि हाउ टू मेक अ इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव by writing the physical conditions of the reaction over the arrow. पहली बात कि एरो पे आप फिजिकल कंडीशन और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मेंशन कर दें. कैटलिस्ट की प्रेजेंस मेंशन कर दी और फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर मेंशन कर दिया. ये रिएक्शन मैंने लिख दी पहली वाली. ठीक है, ओके. इसे साफ करते हैं नीचे से और अगला पार्ट पढ़ते हैं जरा. अगला पार्ट क्या कह रहा है देखो. अगली रिएक्शन लिखनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और उसको एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया है टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर. आ जाओ जरा देखो, ये पहुंच गए पता है कहां. बात तो चल रही है पहले चैप्टर की, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया ये 4th चैप्टर का. सोप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. कोई बात नहीं, इसलिए तो तुम लोग फंसते हो. 14 चैप्टर तक की बातें तुम जब तक याद करते हो तो पहले भूल जाते हो, है ना. तो आओ बी पार्ट देखते हैं. और बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं ये मैं जरा देख लेता हूं. सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है एसिटिक एसिड के साथ. CH3COOH प्लस NaOH. तो क्या बनेगा देखो. चौथे चैप्टर में भी छोड़ो, इसे दूसरे चैप्टर से भी सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको बात याद आ रही हो. इट्स एन एसिड एंड दिस वन इज बेस. जब एसिड बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक तो वाटर का फॉर्मेशन होता है और कुछ सॉल्ट बनता है. यस और नो. इस रिएक्शन को भी करो.
वाटर पहले बना दो आराम से और सॉल्ट देख लो सॉल्ट कैसे बनेगा। सॉल्ट ऐसे बनेगा, पहले वाटर को निकाल दो इसमें से, है ना। वाटर को जब निकाल दिया आपने तो जो चीजें बची उनको आपस में जोड़ दो। CH3COO Na, Na is पॉजिटिव पार्ट एंड CH3COO is नेगेटिव पार्ट। इसी को इन्होंने नाम दिया है सोडियम एसीटेट। एसीटेट इज द वर्ड जो कि एसिटिक एसिड से आ रहा है, और ये एसिटिक एसिड ही तो है, एसिटिक एसिड ही तो है भाई ये। समझ गए ना बात। तो इस प्रकार से मैंने रिएक्शन लिख दी, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे चैप्टर से भी कर लिया। आओ तीसरी रिएक्शन देखते हैं जरा, क्या है तीसरी रिएक्शन, सी वाली। इथेनॉल को गर्म करो इथेनोइक एसिड के साथ, इथाइल एसीटेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगेन चौथे चैप्टर में चले गए भाई, ये चौथे चैप्टर में चले गए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शंस में। कोई बात नहीं, आओ जरा देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम इस बारे में। सी, इथेनॉल का फॉर्मूला आप सबको पता है C2H5 को गर्म करो एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा। तो देखो इट्स अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है ना, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। आप इस बात को याद रखना, ये और बहुत जगह काम आएगी। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब, हाइड्रेटिंग मतलब पानी और डी मतलब निकालना, तो इट विल रिमूव वाटर। और रिमूव वाटर कैसे होगा, इसका OH और इसका H। सवाल आया सर इसका H क्यों और इसका OH क्यों, इसका OH क्यों नहीं। तो मैंने बोला बेटा ये है एसिड। एसिड जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा अपने हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इसलिए इसने अपने केवल हाइड्रोजन को रिमूव किया और इसने अपने OH को रिमूव कर दिया। ये दोनों ने मिलके वाटर बना लिया, H और OH comes together to form H2O। बचा क्या, ये बचा और ये बचा, जोड़ दो दोनों को, CH3COO C2H5। ठीक है, नेमिंग कैसे करी इसकी, इथाइल एंड दिस वन इज एसीटेट। देखो यहां पर भी हुआ था ना, इतना पार्ट क्या था एसीटेट और ये था सोडियम। समझ रहे हो, उधर देख रहे हो, ये था सोडियम और ये था एसीटेट। ऐसे ही यहां पर भी हुआ, इधर देखो यहां पर भी हुआ, इथाइल एसीटेट नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट डी, क्या बोल रहे हैं, इथीन है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट लाइट निकलेगी। आओ जरा करते हैं, बहुत सिंपल, कार्बन कंपाउंड, चौथा चैप्टर अगेन। सारी रिएक्शंस इन्होंने कार्बन कंपाउंड की दी हुई हैं। इसे हटा देते हैं, ए वाली को हटा देते हैं और ए की जगह पे अब हम आगे की लिख रहे हैं, डी वाली। इथीन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया। इथीन क्या होता है, दो कार्बन इथीन, और इथीन बिलोंग्स टू एल्कीन फैमिली। एल्कीन का फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n, हाँ या ना। इसमें इथ मतलब दो कार्बन, वैल्यू दो रखोगे, C2H2 into 2 4 हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। इस इथीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया मैंने, यही सवाल बोल रहा है कि इथीन को बर्न करोगे ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में वाटर देगा और साथ में रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट होगा। क्या ये नई बात है, एकदम घटिया बात है भाई।
हमको सबको पता है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है ना, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो केवल, उसकी बर्निंग होने पर होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर निकलता है, साथ में हीट और लाइट पैदा होती है। जैसे कुछ भी ना समझो तो वैक्स, मोमबत्ती लाते हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट, हाइड्रोकार्बन। ये इथीन तो नहीं है, वो कुछ और हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन जब वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हीट और लाइट आती है। ये रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21वां सवाल। फिर से मिसिंग कंपोनेंट्स को ढूंढना है, इसे तो यहीं खत्म कर देंगे हम। देखो भाई, लेड नाइट्रेट है, अभी पीछे रिएक्शन करी थी हमने, वही वापस आ गई। एक्स, इसकी एक्स बताओ। तो ये था इनसॉल्यूबल, और इनसॉल्यूबल चीज सॉलिड होती है, बताया था मैंने। पोटेशियम नाइट्रेट की स्टेट बताओ, ये एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, कुछ भी, when dissolved into water and makes a solution, that is called aqueous. ओके, अब आ जाओ जरा देखते हैं दूसरी रिएक्शन क्या है। कॉपर जो कि सॉलिड में है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस यानी पानी में घुला हुआ है, उसके साथ रिएक्ट करते कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और बचा एक्स। क्या आपको ए, बी, सी और ए, सी और बी समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रही क्या? तो बी होगा ना यहाँ पे, बी, और बी क्या था, सिल्वर। तो एक्स का मतलब है सिल्वर सॉलिड में। चलो ये देखो अगेन, ये भी मुझे डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, ए बी सी, ए सी बी। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक्वस बन जाएगा पानी में सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस निकली होगी। अरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो 1.3 एक्टिविटी फिर से याद कर लो। अभी यहां पर भी दिखाई थी कोनिकल फ्लास्क वाली, देखो ये बनी हुई भी है, बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे ये बनी हुई है। जिंक को H2SO4 में रिएक्ट कराया, टेम्परेचर बढ़ा, हाइड्रोजन गैस निकली और यहाँ पे घुल गया होगा जिंक, बन गया होगा जिंक सल्फेट, घुल गया होगा, डिसॉल्व हो गया होगा। डिसॉल्व होने का मतलब एक्वस। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कुछ किया, ठीक है, कोई फिजिकल कंडीशन यहां मेंशन्ड है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया। सिंपल भाई, आओ एनसीईआरटी दिखाते हैं आपको। एनसीईआरटी में कहाँ है ये रिएक्शन? कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स में दी हुई है, ये देखो, सॉरी डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स में दी हुई है, ये देखो। इसको गर्म किया, हीट लगाई, और हीट लगाने पे ये सॉलिड क्विकलाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। तो वापस आ जाते हैं, एक्स का मतलब है हीट। अब देखते हैं 23rd क्वेश्चन। रिड्यूसिंग एजेंट्स को पहचानना है, यह आपका होमवर्क है। यदि आपको ना समझ आए तो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में यू कैन रिक्वेस्ट टू मी, और आप मेरे को बोल सकते हो कि सर वो वाले क्वेश्चन के आंसर्स बता दीजिए, आई विल टेल यू। ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th क्वेश्चन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। ओ अगेन सेम क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा होता है ना, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का फायदा कराने वाला व्यक्ति है, तो उसका खुद का पक्का नुकसान हो रहा होगा। तो आप वो ढूंढ लो जिसका नुकसान हो रहा है ना। चलो ये करा देता हूं मैं एक बारी। यहां देखो ऑक्सीजन है, हाँ है सर, यहां है नहीं है, पीबी से पहचान हो रही है, इस पीबी के साथ ऑक्सीजन है और इसके साथ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकल गई इसकी, और ऑक्सीजन निकलने के कारण इसका क्या हुआ, नुकसान, और जिसका नुकसान हुआ वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, ओके। अगर एक चीज पहचान ली तो रिएक्टेंट्स में ही देखना होता है बस हमको। अगर एक चीज की पहचान आ गई तो दूसरी वाली क्या होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे को चोटें दे रहा है तो भाई अपना तो मकान बड़ा कर लिया होगा इसने, खुद होगा ऑक्सीडाइज्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आगे देखते हैं। Mg और O2 को देखेंगे। सेकंड, Mg और O2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहली एक्टिविटी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना पड़ेगा। क्या मैग्नीशियम में ऑक्सीजन दिख रही है? नहीं, बाद में जाके जुड़ गई। हाँ यार, इसका मतलब किसका फायदा हुआ? इसका फायदा हुआ, और जिसका फायदा हुआ उसने दूसरे को दी होगी चोट, तो ये खुद है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग है तो बचा हुआ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? यस, पहचान लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है। तीसरी में देखो, यहां पे कॉपर के साथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है। यहां पे कॉपर अकेला हो गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गई। इसका हो गया नुकसान। किसका? इसका नुकसान हुआ, पूरे का नुकसान हुआ। पूरे का बोलते हैं, हमेशा याद रखना, पूरे का नुकसान हुआ। यानी कि इस पूरे का नुकसान हुआ तो ये पूरा ही एजेंट कैसा होगा? जिसके खुद का नुकसान हो रहा है वो दूसरे का फायदा कराता होगा, एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहचान लिया। यहाँ पे V2O5 ऑक्सीजन दिख रहा है, हाँ अभी ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं, इसका हो गया खुद का नुकसान। जिसका खुद का नुकसान हुआ वो खुद कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देखो आयरन दिख रहा है अकेले, यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसका फायदा हो गया। किसका फायदा हुआ? इसका फायदा हुआ। भाई सारी बातें रिएक्टेंट्स पे अप्लाई होंगी। इसका फायदा हो गया, इसका फायदा हो गया तो इसने दूसरे को दिया होगा नुकसान, एक खुद हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसका फायदा हुआ है तो इसका नुकसान हुआ होगा, और जिसका नुकसान होता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे इधर तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन CuH2O, ये तो पुरानी रिएक्शन है, खुद कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाली रिएक्शंस देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है फिर से फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऊपर वाली रिएक्शंस जो भी मैंने लिखवाई है पिछले क्वेश्चन में, शायद मैंने बैलेंस नहीं करी है, तो बैलेंसिंग तो मुझे लगता है आप लोगों को आती होगी यार। नहीं आती होगी, चलो इस वाले क्वेश्चंस के थ्रू सिखा देंगे। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पहला सवाल कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, और इक्वल मोलर कंसंट्रेशन में हो रही है दोनों की रिएक्शन। दोनों ने मिलके सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया। तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आओ जरा बोर्ड पे देखते हैं इसको। इस रिएक्शन को लिखना है हमको, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। क्या है रिएक्शन? बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनता है? 9th क्लास याद रखो, नाम जो आ जाए उसके हिसाब से आइंस लिखो। सोडियम और कार्बोनेट, सोडियम का आइन Na पॉजिटिव, कार्बोनेट का -2, दोनों का क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला बना लो Na2CO3। हाँ या ना? ये कोई नई बात है क्या? हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई हो, इसलिए मैंने लिखा। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही है, और क्या बन रहा है? दोनों से मिलके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, ये मैं कैसे नाम लिख रहा हूं सर? आप कैसे लिख रहे हैं सर नाम? हमें तो नहीं समझ में आता है यहाँ क्या लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्लास 9th में जाओ भाई, चैप्टर 3rd में जाना, और वहां पे जाके पूरा टेबल दिया हुआ है आइंस का,
वो याद करना। आयन के टेबल को याद करके आओ, और जब नाम लिखा होता है ना, नाम, उस नाम के हिसाब से आयन्स को लिख दो। ये लिखा है जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का आयन टेबल से याद करके आओगे ये, कार्बोनेट का आयन याद करके आओगे ये, दोनों के आयन लिखो, ऊपर लिखे नंबर को क्रिस क्रॉस कर दो, ऐसे बना लेते हैं। ऐसे ही इसमें देखोगे सोडियम का आयन है ये, हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन होता है ये, क्रिस क्रॉस करो, नंबर लिख दो NaHCO3। सर 1 क्यों नहीं लिखा? 1 नहीं लिखते हैं, सोडियम Na लिखा हुआ खुद बता रहा है कि मैं अकेले हूं, अगर ये 2 होते तो 2 लगाना पड़ता, 1 के लिए नहीं लगाना पड़ता है। Na का सिंबल ही 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग तो आती होगी, आई होप सो। देखो भाई, सोडियम 2 दिख रहे हैं, इधर 1 दिख रहा है, इधर 2 करने के लिए 2 लगाया मैंने। जब इसमें 2 लगाया, इसमें जब 2 लगाया तो हाइड्रोजन 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन, इस एक के अंदर ऑक्सीजन 3 थे, ऐसे ऐसे मैंने 2 कर दिए। देखो 2 लगाने का मतलब होता है इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मॉलिक्यूल आ गए। तो अभी देखो 2 लगाने का मतलब ये था कि 2 सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 लगाने का मतलब 2 कार्बन हो गए, 2 लगाने का मतलब 3 और 3 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना। 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन हो गए, ओके, ठीक है। बट क्यों ही लगा दिया मैंने, यहां पे तो सोडियम था ना, तो नहीं लगाना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, हो जाता है। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, लेफ्ट और राइट में कंपैरिजन चलता है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन दी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आओ जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर वाली रिएक्शन का ही नाम आ गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये सोडियम क्लोराइड को पैदा करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। साथ में क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। गुड, नाइस। ठीक है, देखो भाई, आपको याद आ रहा होगा ये एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिया गया है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो हमेशा एक सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर निकलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वही लिखा हुआ है। इसको बस लिखना था और बैलेंस करना था, ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया आपको। तो आओ देखो बैलेंसिंग कर लेते हैं इसकी। सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है, 1 है, उधर और तो कुछ नहीं है, नहीं है। हाइड्रोजन 1 है, 2 है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक। कार्बोनेट CO3, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 और 1 3 ऑक्सीजन, ठीक है भाई, ठीक। हाइड्रोजन 2 थे, 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, कार्बन हो गए, Cl 1 1, ये भी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस, दोनों रिएक्शंस ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉपर सल्फेट को ट्रीट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, प्रेसिपिटेट क्यूप्रस आयोडाइड प्राप्त हुआ और साथ में आयोडीन गैस निकली, पोटेशियम सल्फेट बना। मेरे को लगता है 9th क्लास का टेबल यूज करके आप बना सकते हो। क्यूप्रस आयोडाइड आपसे नहीं बनता, उसका इन्होंने पहले ही नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लेक्चर जा रहा है आगे, लंबा हो रहा है।
यहाँ देखते हैं, एक सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स किया गया इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट पैदा हुआ। इसकी रिएक्शन लिखिए, साथ में कौन से टाइप की रिएक्शन है वो बताइए। क्या बात समझे आप? तो आओ बोर्ड पे देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ जोड़ा गया, इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। पोटेशियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्वेश्चन डालते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वर आयोडाइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ डाला गया, AgCl प्राप्त होगा, AbCd को जोड़ने पे Ad प्राप्त होता है, Cb प्राप्त होता है, हाँ या ना? देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज ऑफ आइंस विल टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आइंस। आइंस कौन है यहाँ? पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन। इसका प्लस इसके माइनस को ले लेगा और इसका प्लस इसके माइनस को ले लेगा, आपस में जुड़ गया, AgCl बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है ना बात? दैट्स इट। करना क्या है? राइट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी ये वाली, बैलेंस इट, बैलेंस कर देंगे, आप लोग कर लोगे, एंड मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नॉट अ बिग डील, सड़ा हुआ एकदम बेकार क्वेश्चन, इजीएस्ट। चलो आओ भाई 27, क्वेश्चन नंबर 27। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? मुझे तो आ रहा है यार, तुम्हें भी आना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हें सीखने को मिल रहा है ना ये सवाल होते कैसे हैं। आओ इधर देखते हैं, अगला सवाल है, फेरस सल्फेट को डिकम्पोज किया, जब वो डिकम्पोज हुआ तो उसमें से गैस निकली, वो गैस एकदम बर्निंग सल्फर जैसी करेक्टरिस्टिक दे रही थी, उसकी रिएक्शन लिखिए और टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। यार डिकम्पोज नाम बोल के टाइप तो खुद ही बता दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाली है। तो आओ देखते हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं कि फेरस सल्फेट, अभी 9th क्लास में जाओगे, फेरस सल्फेट पूरा बना लोगे उससे, और नहीं तो आपको फर्स्ट चैप्टर में याद ही होना चाहिए। फेरस सल्फेट होता है .7H2, इसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। भाई देखो देसी घी दे रहा हूं मैं, क्या देसी घी, और ये मार्केट में बहुत महंगा आता है, सब लोग नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि महंगा आता है, ठीक है ना, सबकी से बाहर होता है, लोगों को रिफाइंड खाने की आदत होती है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी चीज ये जो खरीद लेते हैं ना उसमें से भी सबको पचता नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, कुछ ही लोगों को ये लेक्चर बढ़िया लग रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ना डांस नहीं कर रहा, सड़ी हुई बातों को आवाज तेज करके जोर दे दे के मैं नहीं बोल रहा हूँ बात में दम होना चाहिए, अगर वो धीरे से भी बोली जाए ना तो बम फोड़ सकती है, समझ रहे हो ना? तो मैं ये बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों से बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, बट बेटा ये बात सोचना, ये क्वेश्चंस करने के बाद इस चैप्टर से आने वाला हर सवाल ऐसे करोगे। We are doing what? We are doing the dissection of this chapter, चीरा फाड़ी कर रहे हैं इस चैप्टर की। आओ इधर देखो, FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रियोल होता है। शायद आपके टीचर ने कहानी सुनाई होगी कि एक लड़की पहली बार केमिस्ट्री के लैब में गई, उसने एक ग्रीन सा सुंदर सा कुछ कंपाउंड चमकता हुआ देखा, उसको टेस्ट ट्यूब में गिरा, गर्म करके देखा तो उसमें से मैजिकल फ्यूम्स, ग्रीन कलर के धुएं निकले, ग्रीन कलर के धुएं निकले। वो ग्रीन कलर के धुएं क्यों थे? क्योंकि वो ग्रीन कलर उस मैजिकल क्रिस्टल्स का, उसमें लगे फॉर्मूले, उसके फॉर्मूले में लगे हुए 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की वजह से था। ये ग्रीन कलर इसकी वजह से था।
जब ये 7H2O गर्म करने पे इवेपोरेट हो गए तो ग्रीन कलर भी चला गया, रिमेनिंग FeSO4 व्हाइट कलर का पाउडर रह गया। समझ रहे हो बात को? ये व्हाइट कलर का रह गया। तो फिर क्या हुआ, जब ये व्हाइट कलर का रह गया तो वो लड़की मानी नहीं, उसको लगा शायद अब ये व्हाइट से और कुछ हो जाएगा। तो जब उसने उसको कॉन्टिन्यूसली हीट करती रही तो अल्टीमेटली अचानक से उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगी। और वो गंदी सी स्मेल वाज बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड रिलीज आउट हुई, दोनों ही गैसेस हैं, दोनों बहनें बहुत बदबूदार हैं, ऐसी जैसे कि अंडा सड़ गया हो। रॉटन एग लाइक स्मेल प्रोड्यूस करती हैं दोनों। तो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन से टाइप की है। तो आप देख पा रहे होगे कि ए है जो कि हीट देने पर बी, सी और डी, when one substance break down into more than two substances, then this type of reaction is called what? Decomposition reaction. ये decomposition reaction है। और decomposition भी कई प्रकार से, यानी कि चीजों को कई प्रकार से तोड़ा जा सकता है, हीट देके, सनलाइट देके और इलेक्ट्रिसिटी देके। यहाँ पे क्या दिया जा रहा था? हीट। दैट इज वाई हीट के कारण इसका पूरा नाम पड़ गया थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि थर्म मतलब थर्मामीटर, थर्मामीटर से हीट को ही तो नापते हो। हाँ जी, थर्मल डिकम्पोजिशन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है? Why do fireflies glow at night? तो इसके लिए ये हम छोड़ते हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बायो के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है। फिर भी अगर आपसे बात कोई पूछे तो आप बोलोगे कि फायरफ्लाइज के लोअर एब्डोमेन के अंदर, इन दी फायरफ्लाइज, in their lower abdomen there is a chemical compound which gets oxidized, and because of its oxidation it illuminates and produce light. That is why fireflies glow in night. वो ऑक्सीडाइज होता है कंपाउंड और चमक पैदा करता है, अपने अंदर से रोशनी पैदा करता है। जब किसी जीवित व्यक्ति के अंदर से लाइट या प्रकाश बाहर निकलता है तो इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं, जीवित व्यक्ति के अंदर से जब लाइट, प्रकाश निकल रहा है तो प्रोसेस इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ये प्रोसेस, फेनोमेना, प्रोसेस नहीं फेनोमेना बोलो, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ओके ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया भाई, बायो का सवाल था ये। वैसे आगे देखो, एक और बायो का सवाल है, दोनों सवाल बायो के हैं और मैं आपको तीनों पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसलिए डोंट वरी, जिस चीज़ को जैसे टैकल किया जा सकता है ना वैसे करेंगे। कई बार हम बायो को फिजिक्स से समझा देंगे, फिजिक्स में बायो घुसा देंगे, केमिस्ट्री में बायो और फिजिक्स दोनों घुसा देंगे, ये सब मैं करता हूँ। अरे मैं तो भाई ये सब छोड़ो, मैं मैथमेटिक्स भी कभी कभी घुसा देता हूँ, कोई बात नहीं। ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट, सवाल पढ़ रहा हूं मैं, तुम लोग भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा मैं हिंदी में बोलता हूं, सॉरी। लिखा है कि अंगूर पौधे पे लटक रहे हैं, पेड़ पे लटक रहे हैं, वो फर्मेंट नहीं होते, सड़ते नहीं हैं जब तक लटके रहते हैं, लेकिन जो ही एक बच्चा उनको तोड़ के ले जाता है, थोड़ी देर बाहर रखने पर टूटे हुए फल को, पेड़ से टूटे हुए फल को रखने पर वो खराब हो जाता है। अंडर वॉट कंडीशंस डू दीज ग्रेप्स फर्मेंट? इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज? तो पहले तो इसका जवाब दे देते हैं, जो चीज सड़ गई तो रिवर्स तो हो नहीं सकती, तो इट्स अ केमिकल चेंज। हाँ या ना? न्यू केमिकल सब्सटेंसेस बनेंगे उसके अंदर, अगेन इट्स अ केमिकल चेंज। एवोल्यूशन ऑफ गैस, फाउल स्मेल, गंदी बदबू निकल सकती है, अगेन इट्स अ साइन ऑफ केमिकल चेंज। ओके, अंडर व्हाट कंडीशन डू दीज ग्रेप फर्मेंट?
ये ग्रेप्स किस कारण से फर्मेंटेशन कर रहे हैं? तो देखो भाई ऐसा हुआ, अगेन बायो का सवाल है, बट मैंने इसको चुना है आपको बताने के लिए, तो मैं बताऊंगा। यार देखो अभी टाइम हो चुका है रात के 2:30 और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? पढ़ाई करो यार, अच्छे नंबर लो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ, सब्सक्राइब करो, ये रिप्लेस कराओ, फिर आपके लिए और मजा आएगा मेहनत करने में। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। तो सवाल क्या है, इधर देखो बोर्ड पे देखेंगे। ये पौधा है, सॉइल के अंदर इसकी रूट्स हैं, ये पत्तियां हैं और आगे जाके ये ग्रेप्स लटक रहे हैं इसके ऊपर। अभी क्या होता है, पत्तियां यहाँ पे भी हैं, ग्रेप्स के अंदर भी पत्तियां लटकी होती हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर के अंदर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एक प्रोसेस अपनी बॉडी में चलाते हैं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात? ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनता है ना, उस ग्लूकोज को फिर ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन रात में लेते हैं, रात में, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं डे टाइम में। रात में कार्बन डाइऑक्साइड की कट ऑफ कर देते हैं, नाइट में ऑक्सीजन लेते हैं। फिर अब ये बने हुए दिन में जो इन्होंने ग्लूकोज बना लिया, उस ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को लेंगे रात के टाइम में, ऑक्सीजन के साथ उसको तोड़ेंगे ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को तोड़ के फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएंगे। इस दौरान, तोड़ने के दौरान एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से वो अपने बॉडी को चलाते हैं। समझे बात? अब हुआ क्या, जब आपने इसको तोड़ लिया तो इसमें ना तो अब नया ग्लूकोज बन रहा है अंगूरों में, ना ये अंगूर के अंदर ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन ना जाने के कारण वो ग्लूकोज रात में टूट के एनर्जी नहीं दे पा रहा है। तो ये अंगूरों के अंदर जो सेल्स होंगे, जब इन सेल्स को ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये सेल्स विल डाई। हाँ या ना? यस और नो? जब ये सेल्स मरने लगेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया तो सब जगह है हमारे आसपास, ये बैक्टीरिया जाके चिपकने लगेंगे और ये वो बैक्टीरिया होंगे जो एनएरोबिक होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है ना? ऑक्सीजन है भी नहीं अपने सेल्स के पास, तो बिना ऑक्सीजन के रहने वाले बैक्टीरिया आएंगे और इन सेल्स को खा जाएंगे, विल ईट दीज सेल, ये बैक्टीरियाज, और इनके खाने से ही सेल हो जाएंगे डिकम्पोज। और सेल जब डिकम्पोज हो जाएंगे तो भाई फाउल स्मेल निकलेगी। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं कि पेड़ या अंगूर सड़ गए, अंगूर का सड़ना। तो ये बायो का सवाल था जो कि हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया दैट इज 32। आओ क्या कह रहा है, बोल रहे हैं कि एक एक्स सब्सटेंस है जो कि एक्चुअली ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्साइड है। तो एक्स क्या है, एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड है। एम स्टैंड्स फॉर मेटल, कोई मेटल का ऑक्साइड है। उसको हम यूज कर रहे हैं सीमेंट की इंडस्ट्री में। ये सीमेंट सीमेंट की इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और वो एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है वो बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। भाई साहब, दिस वाज द हैक। बोन के अंदर प्रेजेंट तो हमें पता है 2 चीजें होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। और ग्रुप 2 के अंदर, व्हाट इज दिस ग्रुप 2, ये भी बताता हूं, बोर्ड पे देखेंगे इसको। ग्रुप 2 क्या होता है, उसमें तो कैल्शियम ही आता है। तो मैंने तो यहां पकड़ लिया
आपको भी सिखाऊंगा पकड़ना, अभी रुको, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। इसको जब पानी के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। उस एक्स को पहचानिए और उसकी रिएक्शंस लिखिए सारी। वाओ। तो आओ जरा बोर्ड पे देखते हैं, पहले ग्रुप 2 एलिमेंट क्या होते हैं, फिर वो ऑक्साइड कौन सी है। जब एलिमेंट पकड़ लोगे तो ऑक्साइड पता लग जाएगा। मैं यहां बता देता हूं एक बार, अगर मैंने एलिमेंट पकड़ लिया तो कैल्शियम की ऑक्साइड CaO हो गया वो, ठीक है। इसको अगर मैं पानी से ट्रीट करूंगा तो देखो ये NCERT की रिएक्शन है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। CaO की हाँ गई रिएक्शन, दिस वन। पानी के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये बनेगा और हीट निकलेगी। ध्यान से देखो, पानी के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा जो कि एक बेस है, और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। नॉट अ बिग डील, हाँ या ना? यस। तो बोर्ड पे बताने की जरूरत ही नहीं है, चलो फिर भी ग्रुप 2 एलिमेंट बता ही देते हैं। आओ इधर देखते हैं जरा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट? पीरियोडिक टेबल होता है जो कि अब जो है आपके सिलेबस से कट गया है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे वर्टिकल रोज जो दिख रही है ना आपको, ये सीधी 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 18 होती हैं। क्या होती हैं? 18 वर्टिकल रोज होती हैं। इन वर्टिकल रोज को हम ग्रुप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड यहां होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ठीक है ना। ये 13 हो जाता है, और 13 को 3 भी बोलते हैं, 13 भी बोलते हैं, इसे 4 भी बोलते हैं, 14 भी बोलते हैं। ये 5वें चैप्टर की बात है, वो कट गया है तो ज्यादा विस्तार से ना समझो, केवल यही समझो। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हलीना, करे, रब, से, फरियाद, ऐसे याद करो। तो ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार बात बता देता हूँ। ग्रुप 1 एलिमेंट्स को ही हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? इसका मतलब हाइड्रोजन इज एन एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, पोटेशियम एल्कली मेटल, रिबिडियम एल्कली मेटल। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें आते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। मेरे दोस्त थे, कुछ शैतान से दोस्त थे, उन्होंने बताई थी बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। तो भाई तुम लोग तो सीधे हो, तुम कार स्कूटर मांगो, कार स्कूटर पे फोकस रखो, बाकी चीजें आ जाती हैं। वो मत मांगो, तो कार स्कूटर कभी नहीं ले पाओगे। कार स्कूटर के पीछे भागो। ओके, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेचर। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट आवर सराउंडिंग। जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है वो केमिस्ट्री के द्वारा समझा जा सकता है, और केमिस्ट्री को जो कुछ आसपास घट रहा है उसके द्वारा समझाया जा सकता है। आओ जरा देखते हैं, ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कली, थोड़ा सा अंतर है, अर्थ मेटल। समझ में आई बात? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे वो ये, एल्कली मेटल से बनने वाले जितने बेस होंगे ना वो सब होंगे सॉल्यूबल इन वाटर, और एल्कली अर्थ मेटल के जो होंगे वो या तो लेस सॉल्यूबल होंगे या नॉट सॉल्यूबल होंगे। और एक बात सुनो, एल्कली मेटल से बनने वाले जितने बेस होंगे वो हमेशा वीक बेस होंगे। कैसे होंगे? वीक बेस होंगे। और एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप से बनने वाले जितने भी बेस होंगे ना ये सारे के सारे हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग, इसे छोड़ो ये आएगा नहीं इसलिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग,
यहां देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा। एंटा एसिड एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब के सब ये वीक बेस है। समझ में आई बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बात हो गई, खत्म कर दी मैंने बात। एक्स एलिमेंट क्या था, एलिमेंट एक्स क्या था, अब तो समझ गया ना एक्स क्या था। एक्स वॉज एन ऑक्साइड, ऑक्साइड किसकी, वो कैल्शियम की ऑक्साइड होगी। ग्रुप टू एलिमेंट, ग्रुप टू एलिमेंट में ऐसा जो कि हड्डियों में पाया जाता है, वो तो केवल कैल्शियम ही है। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो क्लासिफाई देम। मैं अब बहुत तेज करने वाला हूं, देखो अब मैं 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये लेक्चर 2 घंटे का बन गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन यार इसमें मैंने दम डाल दिया, पूरी जान झोंक दी है इसके अंदर मैंने। इस क्वेश्चंस को कर लिया भाई, अगर आपने ढंग से 2 घंटे बैठ के, इस चैप्टर से कुछ भी बाहर जा नहीं पाएगा। मैं जानता हूं ये बैच हमने बहुत लेट स्टार्ट किया है, बट मैं डेली एक रिकॉर्डेड लेक्चर डालने की सोच रहा हूं इन ऑर्डर टू कवर ऑल दी चैप्टर्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक रिकॉर्डेड डालेंगे और एक लाइव लेंगे, एक रिकॉर्डेड डालेंगे एक लाइव लेंगे, और ऐसे ही हम क्लास 12th की बायोलॉजी भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी 10th का बोर्ड होती है, 12th वाले भी चिंता ना करें, 12th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो क्या चल रहा है भाई, क्वेश्चन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। पहली इक्वेशन आप लोग पढ़ो, मैं लिख रहा हूं, लिखा है लेड एसीटेट, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं फिर बोर्ड दिखाएंगे आपको। लेड एसीटेट सॉल्यूशन है, लेड एसीटेट सॉल्यूशन है, ओके, CH3COO, लेड एसीटेट सॉल्यूशन है, एक्व सॉल्यूशन है। इस ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, नो इशू। लेड क्लोराइड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। चलो इधर देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मुझे तो ABCD दिख रहा है, तो ये बन जाएगा AD एंड व्हाट CB, CB बनना चाहिए था, बट यहाँ पे BC बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एसीटेट के केस में रेसिप्रोकल हो जाता है, इट्स एन एक्सेप्शन, ये अलग केस है जो नॉर्मल कभी नॉर्मल बात को फॉलो नहीं करता। तो आपको क्या दिख रहा है, इट इज नॉट एनीथिंग, क्या बोल रहा हूं, इट इज नथिंग बट सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस, इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस, एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हाँ या ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे बनाया, आ जाओ भाई। एसीटेट अभी पीछे इतनी देर से पढ़ते आए हो, एसीटेट एक आयन का नाम होता है जो कि एसिटिक एसिड से टूट के मिलता है, नेगेटिव वाला पार्ट, एसिटिक एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट एसीटेट होता है। इसकी -1 वैलेंसी होती है और लेड की वैलेंसी होती है +2, दोनों में क्रिस क्रॉस कराओ। एसिटिक एसिड में हमेशा एक्सेप्शन है कि नेगेटिव पार्ट पहले लिखा जाता है, वैसे हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है, हमेशा पॉजिटिव पार्ट आता है। तो यहां पर देखो, यहां पे उल्टा होता है, माइनस। अब इसका 2 इसके नीचे और उसका 1 इसके नीचे, 1 लिखते नहीं तो नहीं लिखा हमने, ये बन गया हमारा डाइल्यूट HCl आपको बनाना आता है, लेड क्लोराइड बना सकते हो और एसिटिक एसिड बन गया। टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी मैं स्क्रीन चेंज करना भूल गया आपकी, आई एम सो सॉरी। यहां मैं दोबारा समझा दे रहा हूं एक बार। यहाँ पर देखो लेड एसीटेट है, डाइल्यूट HCl है, लेड क्लोराइड है और एसिटिक एसिड बन गया। इसको लेड, इसमें AB दिख रहा है मुझे, यहाँ CD दिख रहा है, AD और BC बनता दिख रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
ये कैसे बना तो मुझे याद है, अभी तक इतनी देर से हम समझ रहे हैं। एसीटेट का मतलब होता है एसिटिक एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट, उस आयन का नाम होता है एसीटेट। एसीटेट लिखा, लेड लिखा, दोनों की वैलेंसी के हिसाब से क्रिस क्रॉस करा के मैंने बना दिया। आओ वापस चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है सोडियम का एक पीस है, सोडियम का एक पीस है, उसको एब्सोल्यूट इथेनॉल के अंदर डाला सोडियम इथॉक्साइड हाइड्रोजन के लिए। एब्सोल्यूट इथेनॉल का मतलब है C2H5OH, उसके अंदर सोडियम का पीस डाला और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। जब हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी, निकल के चली जाएगी, तो बचेगा क्या, इतना पार्ट। इसको जोड़ दो इसके साथ, C2H5, एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक अपना इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। देखो इसे तोड़ के दिखा रहा हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बोला, हाइड्रोजन बोला ऑक्सीजन से, दीदी मैं जाना चाहता हूं। ऑक्सीजन बोली कि तू जाना चाहता है तो जा बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से आपका हिस्सा मैं लौटाऊंगी कभी नहीं, क्योंकि मैं हूं चोर किस्म की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, सबके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती हूं मैं, तो मैं तुमको तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वापस नहीं दूंगी। तुम्हें जाना है तो अपना इलेक्ट्रॉन मेरे पास छोड़ के जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन मजबूरी में H पॉजिटिव बन के अलग हो गया और इसके पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चमकने लगा। वही एक इलेक्ट्रॉन ये चमक रहा है और सोडियम ने उसको हाइड्रोजन की जगह घेर ली। ऑक्सीजन परेशान हो रही थी कि मतलब पहले भगा दिया हाइड्रोजन को, फिर दुखी भी हो रही है कि बेचारा अच्छा था, मेरी बातें सुनता था, चला गया, तो अब क्या करें। तो सोडियम आ गया बातें सुनने, सोडियम आ गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोडियम इथ ऑक्साइड। इथ मतलब 2 कार्बन का कंपाउंड है और ऑक्साइड है, सोडियम इथ ऑक्साइड बन गया। इसको बैलेंस कर सकते हो, आराम से कर लेना, ठीक है ना। ओके, सेकंड वाली, अरे यार बार बार मैं चेंज करना भूल जा रहा हूं, आई एम सो सॉरी गाइज, अब की बार ऐसा नहीं होगा। सो ये इथॉक्साइड था, एक बार आप समझ लो। जितना जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं उतना गड़बड़ हो रहा है। एब्सोल्यूट अल्कोहल इथेनॉल है, इस इथेनॉल को सोडियम के साथ इन्होंने रिएक्ट कराया, बना लिया क्या, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकाल दी। मैंने इसको समझाया कैसे कि जब इथेनॉल के साथ सोडियम की रिएक्शन हुई तो पहले हाइड्रोजन गैस निकली, वो कहां से निकली होगी, यहां से निकली होगी। जब यहां से हाइड्रोजन निकला तो कैसे निकला होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अपना इलेक्ट्रॉन की भीख मांग मांग के तरस गया होगा। इस ऑक्सीजन ने कहा होगा बेटा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड में जो 2, एक तुम्हारा और एक मेरा बैठा है, अब मैं तुमको तुम्हारा ले जाने नहीं दूंगी, मैं चोर किस्म की हूं, अपना तो वापस लूंगी, तुम्हारा भी अपने पास ही रखूंगी। तो ये बेचारा मजबूरी में अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर चला गया, खुद पॉजिटिव बन के चला गया, ठीक है। वही पॉजिटिव बाद में जाके हाइड्रोजन गैस बन गई। ये जो बची, अब इसने खुद ही भगाया है इसको, बट रो रही है कि था तो अच्छा, याद आ रही है, बातें सुनता था। तो जो ये बातें सुनता था, बातें सुनने के लिए सोडियम भाई साहब आके बैठ जाएंगे, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या खेला इनके साथ भी हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट अवर सराउंडिंग, नेचर। चलो इधर देखो, सी, आयरन 3 की ऑक्साइड हीट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है और फिर उसके बाद में सॉलिड आयरन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। इसी को मैं लिखने जा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं सामने देखना, नीचे लिख देता हूं, आयरन 3 की ऑक्साइड है ना, तो Fe2O3 बनेगा। कैसे बनाया,
आयरन 3 मतलब ये, ऑक्साइड मतलब ये, दोनों ने क्रिस क्रॉस किया, Fe3 2 इस तरफ आया, Fe2O3 बन गया। ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, और इसके बाद में सॉलिड आयरन बन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रही है। इसको बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस कर लो। ये भी सॉलिड होगा, ये बट गैस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब रिएक्ट कराया, पढ़ लो एक बार आप भी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, ऊपर लिखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो सॉलिड सल्फर प्राप्त हुआ और लिक्विड वाटर प्राप्त हुआ। ये जो सॉलिड सल्फर होता है मॉलिक्यूल के रूप में प्राप्त होगा S8। क्या बैलेंसिंग पॉसिबल है इसकी? 8 करने के लिए यहाँ 8 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे। 16 करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन को 16 करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बट ऑक्सीजन 8 हो जाएगी। 8 ऑक्सीजन लेफ्ट करने के लिए 4 लगा दूं तो 4 × 2। बैलेंसिंग आपको आती है ना, तो छोड़ दिया हमने। चलो ये मैंने लिख दी रिएक्शन, वापस से स्क्रीन चेंज करना भूल गया था, आप लोग देख लो। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपका ढूंढ लेता हूं। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। क्या है सवाल, देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाया गया तो वाइट कलर का कंपाउंड मिला। पहली ही एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर बनता है। मैग्नीशियम जब जलता है तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती थी, जैसे फूलझड़ी में से निकलती है। ओके, लाइट निकलती है। अगर बर्निंग रिबन को अब हम एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में रख देंगे तो इट अगेन कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म अ कंपाउंड वाई। इस केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई बताइए। एक्स तो हमने ऑलरेडी बता दिया, MgO। वाई जो होगा, यदि मैग्नीशियम को हम नाइट्रोजन गैस के अंदर जलाने लगेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड में N-3 होता है, हाँ जी, और Mg+2 होता है। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा क्रिस क्रॉस करने पे Mg3N2 बन जाएगा। क्या बात क्लियर हुई आपको? बोलो यस, दिस इज वाई। ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए जब X को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। व्हाट इज दिस X? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। आओ यहीं खत्म कर देते हैं सवाल को। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी में घोलोगे आप तो क्या बनेगा? 3rd चैप्टर की इक्वेशन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। कोई बात नहीं, जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड पानी के अंदर घोला जाता है तो वो ऑक्साइड से हाइड्रो ऑक्साइड में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड Mg पे वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रो ऑक्साइड पे -2। क्रिस क्रॉस करोगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटा एसिड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ही प्राप्त होगा। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर सकते हो आप लोग। हम बैलेंस नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। जिंक हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है जब वो हाइड्रोक्लोरिक से बनाता है, रिएक्शन करता है, जबकि कॉपर नहीं करता। इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक जब आपको किसी वन शॉट वाले एजुकेटर ने समझाया होगा तो बताया होगा कि डिस्प्लेसमेंट में जब एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट में से उसको लात मार के बाहर भगाता है तो वो तभी भगा पाएगा भाई जब ये वाला मेटल इस सॉल्ट सॉल्यूशन में बैठे मेटल से ज्यादा हैंडसम, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बोले तो ज्यादा रिएक्टिव होगा।
ठीक है ना? ओके, बोर्ड पे देख लो, चाहे बोर्ड पे देख लो, चलो आ जाओ इधर देखो। ये देखो, एक बार एक व्यक्ति आया और इसने एक जोड़े को देखा पार्क में। इसने देखा कि यार हम तो ज्यादा हैंडसम है, ये तो गड़बड़, मैच ठीक नहीं है। इसने इसको लात मारी, इसको अलग भगाया, जोड़ा तोड़ दिया और अपना जोड़ा बना लिया। ये तभी बना पाया जब ये खुद मोर हैंडसम था। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बोले तो व्हेन अ मेटल इज मोर रिएक्टिव than the other metal present in its salt solution, then this more reactive metal will displace the less reactive metal from its salt solution. ये इसका salt solution है, उसके salt solution से उसको लात मार के भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, and form its new salt solution. समझ में आई बात? तो यहां पे सीन ये होता है, ये तभी लात मार के बाहर निकाल पाएगा जब ये मोर रिएक्टिव होगा। और इस मोर रिएक्टिव के लिए कौन किससे ज्यादा मोर रिएक्टिव है, एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज एनसीईआरटी में दी हुई है। वो रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 3 में दी हुई है, मेटल नॉन मेटल में। हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि हमारे पास तो एनसीईआरटी यहीं खुली हुई है। आ जाओ, अच्छा एनसीईआरटी, ओके, मेरे पास वो नहीं है अभी, 3rd चैप्टर की पीडीएफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं डाउनलोड करूंगा तो लग जाएगा टाइम। तो एक काम करते हैं, मैं आपको सीधे ही बताता हूँ, उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आप लोग 3रे चैप्टर को खोल के देखना, और जब 3रा चैप्टर हम कराएंगे तो बताएंगे ही। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ना हाइड्रोजन से जिंक ऊपर होता है, और जो ऊपर होता है, जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और उस सीरीज के अंदर जो नीचे बैठा होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर बैठने के कारण मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन को लात मार के भगा सकता है। लेकिन जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से नीचे बैठा होता है। कॉपर जब लात मारने की कोशिश करता है तो हाइड्रोजन कहता है भाई औकात देख लो पहले अपनी, औकात देख के तो बात करो यार, शक्ल सूरत देखिए, आता ना जाता नाम सुजाता। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड दोस्त। चलो, तो ये वाली बात हम बता रहे थे, रिएक्टिविटी सीरीज। मैं फिर से इसको चेंज करना भूल गया, आई एम सो सॉरी। मेरा फर्स्ट लेक्चर है, अभी थोड़ी सी हैबिट डल जाएगी, थोड़ा सा झेल लो यार। तो मोर रिएक्टिविटी सीरीज में वैसे आप लोगों को पता होगा ये सब, नॉट अ बिग डील। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? सिल्वर आर्टिकल था जो कि काला पड़ गया जब उसको हवा में रखा गया कुछ दिन के लिए। ये आर्टिकल को जब साफ किया टूथपेस्ट से तो फिर से चमकने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो काला पड़ रहा है जब खुले हवा में रखा जा रहा था कुछ दिन के लिए? और इस फिनोमेना का नाम बताइए। तो फिनोमेना का नाम है, फिनोमेना का कोरोजन। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ लिख गया हूं। कोरोजन, और कोरोजन क्या होता है? तो इट इज एन अटैक ऑन ए मेटल बाय एसिड, बेस, वाटर, इन सब चीजों का जो अटैक होता है। एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दिखाते हैं आपको। कोरोजन, 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 when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc, it is said to corrode and process is called corrosion. सिल्वर जो होता है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आना, ये कोरोजन का ही एक उदाहरण है। ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर आना एक कोरोजन का ही उदाहरण है। सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग है उस कोटिंग का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम क्या है? तो इसके ऊपर भाई सल्फाइड, सल्फर गैस आके अटैक मारती है और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड। और इसके काले होने को हम कहते हैं
एक टर्म देते हैं स्पेशल जरा। क्या स्पेशल टर्म देते हैं? टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर बिकम टार्निश्ड आफ्टर द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। चलो वापस क्वेश्चंस पे। फेनोमेना का नाम बता दिया, ब्लैक सब्सटेंस जो बना उसकी केमिकल फॉर्मूला बताई, मैंने वो भी बता दिया आपका Ag2S। क्लियर है ना बात? ठीक, बता दिया मैंने। नेक्स्ट 38 के बाद 1 2 3 4 5 सवाल और बचे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है सारे। ये सारे मैं पेन टैप से यहीं कराने वाला हूं। देखो जल्दी से देखो, जब ब्लू कलर के पाउडर कॉपर टू नाइट्रेट को एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड काली प्राप्त हुई, ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई, ब्राउन गैस प्राप्त हुई। तो मैं रिएक्शन इस तरफ लिखने जा रहा हूं, आप लोग जरा देखना भाई। मैं लिख रहा हूं कि कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की -1 होती है, तो क्रिस क्रॉस हो गया कॉपर नाइट्रेट, NO3 का होल ट्वाइस बन गया। इसको जब मैंने गरम किया तो गरम करने पर कॉपर का ऑक्साइड बन गया, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल गई, साथ में एक्स ब्राउन कलर की गैस निकल गई। और ब्राउन कलर की गैस मैंने तो याद कर रखी है, आप भी याद कर लो, एनसीईआरटी में बताया गया था जब डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन समझा रहे थे। यहां देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन में समझा रहे थे एक और उदाहरण लेके कि लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट को जब हमने गर्म किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूम्स में निकला। बस वहीं से मैंने याद कर लिया कि ब्राउन कलर की गैस हमेशा नाइट्रेट होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। यस, ठीक है ना? ओके, केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, मैंने लिख दी। ब्राउन गैस को बता दीजिए, मैंने बता दिया। टाइप ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, मैंने बता दिया। थर्मल, A is breaking down into B, C, D in the presence of heat. So type is called thermal decomposition. चलो आगे बढ़ते हैं। What could be the pH range of aqueous solution of X? X को अगर NO2 को हम पानी के अंदर घोल दें तो नाइट्रोजन कौन है? एक नॉन मेटल है। और हमने क्या बोलते हैं, हमने भाई सीखा है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, सेकंड चैप्टर में सीखा है, वो एसिड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो अगर एसिड को पानी में घोल दोगे, इधर देखो वापस, एसिड को पानी में घोल दोगे तो वो एसिड ही तो रहेगा। और एसिड का पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा या कम? 7 से कम। तो पीएच रेंज होगी 0 to 7, बिलो 7। ये आंसर लिख देना। आ जाओ अगला सवाल। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बताइए इन गैसेस के लिए। इसका क्या है? ये होती है एक्सटिंग्विशर, जलती हुई आग को बुझाने वाली। तो जब भी इस गैस को आपके पास ले जाओ और वो आग बुझ जाए तो समझ जाना इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। SO2, वो दीदी लैब गई थी, सड़ी हुई पूरी बदबू पूरे लैब में फैला के आ गई। SO2 गैस के कारण थी। रॉटन एग स्मेल, इसकी पहचान है भाई। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जलती हुई आग के पास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो आग और ज्यादा प्रचंड रूप ले लेती है। तो आप लिख दो कि कैंडल विल स्टार्ट बर्निंग मोर विग्रसली। ठीक है, बर्निंग मोर विग्रसली। या हाइड्रोजन गैस, ये तो आप सुनते आ रहे हो भाई, पटाखे की आवाज निकालती है आग के पास ले जाने पर, पॉप साउंड बनाती है। आगे बढ़ते हैं, 42वां सवाल देखते हैं। क्या होगा जब जिंक के ग्रेन्यूल्स को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, HNO3, NaCl, NaOH के साथ डालोगे? केमिकल इक्वेशंस बताइए इन सब की। ओह
कोई बात नहीं, करते हैं। इधर देखो सब लोग, इसको ज़रा बोर्ड पे देखेंगे, है ना, यहाँ जगह कम है हमारे पास, तो यहाँ करने में हम नहीं कर पाएंगे, और बोर्ड पे देखते हैं। क्या लिखा है? आओ जरा देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या है। जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल का ट्रीटमेंट हो रहा है HCl H2SO4 NaOH के साथ, और H2SO4 HCl HNO3 NaOH और NaCl, NaCl के साथ और HNO3 के साथ। आओ HCl के साथ होगा तो क्या दिख रहा है मुझे? सिंपल सी बात है, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, मैं तो सिंपल सा ZnCl2 बना दूंगा और हाइड्रोजन गैस निकाल दूंगा, है ना। यहाँ पे भी ZnSO4 बना दूंगा, ये तो एक्टिविटी की रिएक्शन है। डाइल्यूट H2SO4 1.3 एक्टिविटी, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाली। ओके, NaOH, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद बेस, सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट, उस सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस निकलती थी और एक सॉल्ट बनता था। सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? सब लोग सामने देखते रहो यार एक बार। सोडियम जिंकेट। NaCl के साथ अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, A है B C है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करो। सोडियम ऊपर बैठा है, ये नीचे बैठा है, ये जैसी लात मारने की कोशिश करे सोडियम कहेगा ओ भाई औकात में है ना, औकात में। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, लात खा के वापस घर चला जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जिंक नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की बात थर्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं मेटल नॉन मेटल्स के अंदर। क्या हम पढ़ते हैं कि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि यदि हाइड्रोजन निकलेगी तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा। अभी तक आप देख रहे थे मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी होना चाहिए था कुछ, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। बट दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों में ऑक्सीजन को जोड़ने वाला। इसने ऑक्सीजन को इसमें जोड़ दिया और पानी की हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बना दिया। नाउ व्हाट द सॉल्ट विल फॉर्म, सॉल्ट क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। Zn का होता है 2 वैलेंसी, नाइट्रेट का 1 होता है, जिंक नाइट्रेट बन गया। सो सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि केमिकल इक्वेशंस लिखिए, वो लिख दी हमने। अगला सवाल, अगर आप बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की एक बूंद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड में डाल दें, ओके, तो व्हाट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड? सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड में क्या होता है? चार्ज। ये तो हमको याद नहीं आ रहा है, सल्फाइड का चार्ज यार याद नहीं आ रहा मुझे। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। सल्फाइड, ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग डील। रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, डोंट वरी। मैं अभी वो थोड़ा सा मेरे माइंड से स्लिप हो गया, एक कंफ्यूजन है सल्फाइड और सल्फाइड में। -1 -2 का मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, किसी एक में -1 होता है, किसी एक की वैलेंसी में -2 होता है। दैट्स इट, ओके, नो इशू। रिपीट कर देंगे इसको, ये सवाल ही हटा देते हैं अभी। 43 वाला 44 को देखते हैं, लेट्स सी दिस। बोल रहा है आपको 2 कंटेनर दिए गए हैं, दोनों
एक कॉपर का बना है और एक एल्यूमिनियम का बना है। दोनों के अंदर HCl डाइल्यूट HNO3 ZnCl2 और H2O। इन विच ऑफ द अबव कंटेनर दीज सॉल्यूशंस कैन बी केप्ट, इनमें से किसमें ये सारी चीजें रखी जा सकती हैं। ओके ठीक है भाई, तो मैं ये बोलूंगा कि HNO3 को आप कॉपर में अकॉर्डिंग टू क्लास 10 आप रिएक्टिविटी के आधार पे इस सवाल को कर सकते हो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम मोर कंफर्मेशन अबाउट दिस, क्योंकि गूगल वगैरह नेट वगैरह पे देखोगे ना तो कॉपर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखोगे अगर आप, तो कॉपर HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर नीचे बैठा है, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन गूगल कहता है कि कर जाएगा, तो आई विल सर्च मोर अबाउट इट। ठीक है ना, ठीक है क्लास, हम यहाँ पर अभी क्लास को ख़त्म करते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, देखो इसके नीचे और कोई क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म हो गई। NCERT एग्जाम्पलर चैप्टर 1 हमने पूरा ख़त्म कर लिया। और अगर आपने ये कर लिया ना, तो देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं NCERT बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सब बच्चों का खेल है, तुम लोगों के लिए सब बच्चों का खेल है। ये वाला क्वेश्चन मैनी टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, ये वाला, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हर प्रकार से, ये सब हमने करा दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सब कर लिया। इस वाले क्वेश्चन को मैं मार्क करता हूँ, इसे आप ट्राई करें घर पे, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन भी पक्का पक्का। ठीक है ना, चलो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार लास्ट तक बने रहने के लिए, आपने अपना भला किया है, अपने कल्याण का मार्ग चुना है आप लोगों ने, तो आपने अपने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। इस कल्याण के मार्ग पे डेली वापस आया करो, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। ये वीडियो आप जो देख रहे हो, तो शायद अभी मैं 11 तारीख को इसे अपलोड करने वाला हूँ, सुबह 10-11 बजे करीब, 12 बजे, और उसी 11 तारीख को मैं शाम को फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। तो प्लीज़ सब लोग ज्वाइन करो लाइव स्ट्रीमिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई यारी दोस्ती का सबसे बढ़िया एक नियम है, जीतो तो साथ में और हारो तो साथ में। तो अगर जीत रहे हो ना, तो साथ में सबको लेके जीतो, ताकि जब सफलता के शिखर पे हम पहुँचें तो सारे दोस्त एक साथ खड़े हों, उस सफलता का हम आनंद एक साथ उठाएं। समझ रहे हो ना, अकेले जाके वहाँ क्या करोगे, बोर हो जाओगे यार। अकेली सफलता में भी अकेले मजा नहीं है, मजा तभी है जब जिन लोगों के साथ तुमने सड़कों पे दौड़ लगाई है ना, चप्पल पहन के, उन्हीं लोगों के साथ तुम मर्सिडीज में घूमो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, और मैं वेट करूंगा आप सब लोगों का, और आप लोग भी मेरे वीडियो का वेट करा करो। थैंक यू सो मच, बाय वंस अगेन।